नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कि आज प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। आज रात 8 बजे प्रदेश की जनता को वो संबोधन देंगे। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जनता के सामने रखेंगे और अनलॉक 1.0 जो नाम दिया गया है, क्योंकि छूट का दायरा बढ़ रहा है, इसी को लेकर जनता से बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री। रात 8 बजे प्रदेश की जनता को वे संबोधित करेंगे और बताएंगे कि 1 जून से क्या कुछ नया होने वाला है, सरकार किस तरीके से प्लान कर रही है प्रदेश की सरकार अनलॉक 1.0 के लिए। हालांकि केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन इसके बाद प्रदेश पर भी बहुत सारी चीजें छोड़ी गई हैं। तो प्रदेश में कैसे इस पर अमल किया जाएगा, कहां जो बड़े क्षेत्र हैं जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं, भोपाल की बात कर लें, उज्जैन की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, ये वो जगह हैं जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में क्या यहां पर छूट मिलेगी और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कैसे लोगों को इसका पालन करना है, इस तमाम बातों को मुख्यमंत्री जनता के सामने रखने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव से पहले दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों का दिल्ली में डेरा लगना शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी दिल्ली पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने मुलाकात की है। उपचुनाव की रणनीति पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। डबरा सीट से इमरती देवी विधायक थी। उपचुनाव की 24 सीट में डबरा सीट भी शामिल है। तो ये मुलाकात बेहद अहम। और इस बीच खबर यही कि पूर्व मंत्रियों का दिल्ली में डेरा लगना शुरू हो गया। सिंधिया समर्थक ये पूर्व मंत्री हैं जो कांग्रेस शासनकाल में मंत्री थे। तो उपचुनाव से पहले दिल्ली दौड़ शुरू हो गई। तो दिल्ली में डेरा डालना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री इमरती देवी दिल्ली पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शरद, इमरती देवी दिल्ली पहुंच गई और डबरा सीट से वो विधायक थी, उसी पर उपचुनाव होना है, मंथन हो रहा है। केवल डबरा का ये मामला लगता नहीं है, बल्कि जो भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो 16 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, तो उसी के लिए कहीं ना कहीं एक दबाव कि किसको टिकट मिल रहा है, कैसे टिकट दिया जाएगा, इन सारी बातों को लेकर मंथन और एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी बातों के लिए ये यहां पर पहुंची हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो उपचुनाव है दरअसल वो सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण किसी इलाके में है तो फिर वो ग्वालियर चंबल संभाग में ही है। और वहाँ के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको साधना कांग्रेस के उन नेताओं के लिए ज़रूरी है जो अपनी विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यही वजह है कि भोपाल में मुख्यमंत्री से प्रदेश संगठन के जो नेता हैं उनसे मुलाकात के साथ साथ में वो दिल्ली दौड़ भी लगा रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है राजनीतिक तौर पर। और उपचुनाव में अगर इन सभी नेताओं को अपनी जीत सुनिश्चित करानी है तो फिर वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं, उनसे मुलाकात ज़रूरी है। यही वजह है कि सिर्फ इमरती देवी ही नहीं, सूत्रों की माने तो कुछ और जो सिंधिया समर्थक विधायक थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो उन्होंने भी दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेतृत्व के कुछ बड़े चेहरों से मुलाकात की है और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। मैं आपको बता दूं कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में, उनमें से अकेले 16 सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। और वो होना लाजमी भी है, क्योंकि जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तो उनके प्रभाव वाला जो सबसे बड़ा इलाका मध्य प्रदेश में है तो वो ग्वालियर चंबल ही है। और वहीं से सबसे ज़्यादा विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ी थी और अब उन्हें उपचुनाव में जाना है, लेकिन बीजेपी के टिकट पर जाना है। जी, तो ऐसे में क्या केवल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी, या क्योंकि ये तमाम नेता जो हैं वो सिंधिया को अपना नेता बताते आए हैं, तो क्या वहां पर भी एक खेमा जुटना शुरू हो गया, क्या ये माने? देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है। जब वो ये नेता दिल्ली जाते हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करते ही हैं। लेकिन दरअसल राजनीति में जो सुर्खियां सबसे ज़्यादा बनती हैं और बड़ी बनती हैं वो तभी बनती हैं जब उनके जो नेता हैं उनसे तो मुलाकात एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करें, बड़े बड़े चेहरों से मुलाकात करें और उपचुनाव के संबंध में करें, तो फिर ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इस लिहाज से भी बन जाता है कि
कई तरीके की तस्वीरें ग्वालियर चंबल संभाग से आ रही हैं। कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जब एक विज्ञापन जारी किया गया मोदी सरकार के मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर, तो उसमें से सिंधिया नदारद थे, जबकि वही सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक हैं, जब वो बीजेपी की किसी पॉलिसी को लेकर या बीजेपी के किसी नेता को लेकर अपने ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सिंधिया के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम बड़े चेहरे हैं। तो फिर आखिरकार बीजेपी के लोग उनके चेहरे क्यों नहीं लगा रहे हैं सिंधिया के, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं उन नेताओं के जहन में जरूर होंगे जिन्हें उपचुनाव जमीन पर लड़ना है। उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हीं नेताओं पूर्व विधायकों को टिकट मिलेंगे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में इन सबको साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर से अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर वहां के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। बाकी और भी चेहरे हैं जिनकी जो चर्चा है वक्त वक्त पर होती रहती है। तो यही वजह है कि जो दिल्ली दौड़ है, जब नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो फिर सुर्खियां भी ज्यादा बड़ी बन रही हैं। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो सुर्खियां भी इसलिए ज्यादा बन रही हैं। इंदौर से अब खबर आपको बता देते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर 2 शव मिले हैं। इंदौर से पति और पत्नी का ये शव बताया जा रहा है। स्नेहलता बिल्डिंग से ये दोनों के शव मिले हैं। बीमारी से मौत का अंदेशा जताया गया है। जांच में अब पुलिस जुटी हुई है कि किस वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। तो इंदौर से ये बड़ी खबर। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। विकास, पूरी खबर बताएं। पुनीत, कल रात सूचना मिली थी एमजी रोड पुलिस को कि स्नेहलतागंज स्थित एक फ्लैट में 2 शव मिले हैं, और उसी के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, तस्दीक की गई तो पता चला कि ये शव जो है प्रकाश साहा और स्मिताबेन के हैं। और इस बात की जानकारी भी मिली कि प्रकाश साहब बीते कुछ समय से लंबी बीमारी से ग्रसित थे। कल रात उनका अचानक निधन हो गया। इस बात की सूचना जो महिला है स्मिताबेन, उन्होंने मोहल्ले वालों को दी, लेकिन जब मोहल्ले के लोग और उनके परिजन जब मौके पर पहुंचे तो महिला की भी मौत हो चुकी थी। इस बात से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला की सदमे से मौके पर मौत हुई है। वहीं जो प्रकाश साहा है वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले में पड़ताल की बात कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पीएम की रिपोर्ट इस मामले में विस्तृत बता पाएगी कि आखिर मौत की वजह क्या थी, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर पुलिस जांच की बात भी कह रही है। क्या उम्र दोनों की बताई जा रही है? जी, दोनों ही बुजुर्ग थे और दोनों पति पत्नी साथ रहते थे। दोनों की उम्र 60 से अधिक बताई जा रही है, और इनके भतीजे और परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो इंदौर के ही लसूड़िया इलाके में रहते थे, और सूचना मिलने के बाद वही मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ही पुलिस को सूचना भी दी। क्या परिजनों की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है? क्योंकि ये बड़ा हैरान कर देने वाला है कि पहले पति की मौत हुई और उसके बाद जब अन्य लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो पत्नी भी मृत पाई गई। जी बिल्कुल, परिजनों की तरफ से किसी प्रकार की आशंका जरूर व्यक्त नहीं की गई है। वो भी बेहद सहज ही मान रहे हैं इस मौत को, क्योंकि दोनों का बेहद लगाव था, दोनों ही अकेले ही रहते थे, उम्र अधिक थी। इस वजह से परिजनों ने भी किसी प्रकार की आशंका जरूर अब तक जाहिर नहीं की है। लेकिन इन सबके बीच पुलिस अपना जरूर पूरा काम करने की बात कर रही है, सभी बिंदुओं पर जांच और पड़ताल की बात कर रही है। विकास, इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि इंदौर में कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसे में क्या ये संक्रमित इलाके से अलग क्षेत्र है या क्या स्थिति है? क्योंकि 2 मौत हो जाना, अचानक से घर में थे पति और पत्नी, दोनों की मौत हो जाना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल, ये जो इलाका है बेहद संक्रमित की जद में तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो रिहायशी इलाका है ये एक अच्छे इलाकों में माना जाता है। उसके साथ ही आपको बता दूं, जो गुजराती जो ट्रस्ट है उसमें भी इनकी कुछ भूमिका थी। उसी भूमिका का ये निर्वहन अभी तक कर रहे थे, व्यवस्थापक की भूमिका को ये देखते थे। क्योंकि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तमाम पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी इस पूरे घटना की तस्दीक की और विस्तृत जानकारी भी जुटाई। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के। और अगली खबर भी इंदौर से ही है। बात कोरोना की कर रहे हैं। इंदौर में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से जिले में 55 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में पॉजिटिव केस इसी के साथ बढ़कर 3486 पर पहुंच गए हैं। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, 3 मरीजों की मौत की पुष्टि और हुई है और अब तक 1951 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1951 मरीज ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। लेकिन इसी के साथ इंदौर में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है।
और अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरुण, लगातार मौत का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से मौत की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। 4 मौतें हुई, आज 3 के बारे में जानकारी मिली, इसके पहले भी 2 मौतें हुई। तो रोजाना जब आंकड़े सामने आते हैं उसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी एक सामने आता है, ये चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले कई दिनों से सिर्फ 2 मौतों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से 3 से 4 मौतें रोज हो रही हैं। तो ये चिंता की बात है कि इंदौर में इतनी तेजी से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन एक सुखद बात ये भी है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं वो थोड़े से कम हुए हैं और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। रिकवरी रेट 60% के ऊपर पहुंच गया है। करीब 3500 मरीज पॉजिटिव हैं, उनमें से 1951 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अभी 1403 मरीज ऐसे हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन इंदौर को अभी और एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इंदौर में जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नए नए क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ाने की ज़रूरत है और जो सैंपलिंग की जांच है, जो रिजल्ट है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी मैंने कलेक्टर मनीष सिंह से बात की थी कि जो अमेरिका से मशीन आनी थी 1 घंटे में रिजल्ट देने वाली, वो अभी तक क्यों नहीं आ पाई। तो उनका कहना था कि ये इस बात की जानकारी मेडिकल कॉलेज दे पाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज की जो डीन है वो बता पाएंगे कि मशीन क्यों नहीं आ पाई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो इस तरह की बातें भी इंदौर शहर में की जा रही हैं, जब तक कि मशीन 20 मई तक पहुँचनी थी और इससे 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाता, जिससे कि मरीजों का तत्काल इलाज भी शुरू किया जा सकता था। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है वो 1000 के करीब रोज जांच हो रही हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है। 1500 से 2000 जब जांचें होंगी तो मरीज और सामने आएंगे और उनका इलाज भी शुरू हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थोड़ी अजीब स्थिति है कि जब मशीन, जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि बहुत जल्द मशीन आ जाएगी, बहुत जल्दी रिजल्ट उसके आएंगे, उसके बारे में जब कलेक्टर से जानकारी ली गई तो कलेक्टर कह रहे हैं कि ये तो गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन बताएंगी। ये बड़ी अजीब स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति क्या है? कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी बढ़ती जा रही है। शनिवार को प्रदेश में 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें कोरिया जिले से 20 मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 344 पर पहुंच गई है, जबकि टोटल केस छत्तीसगढ़ में 447 हो चुके हैं। 102 लोगों को अब तक डिस्चार्ज भी किया जा चुका। एक व्यक्ति की मौत भी कोविड-19 की वजह से हुई। और इधर कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की तरफ से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। और चलिए अब जानते हैं कि 30 जून तक जारी अनलॉक 1 के दौरान क्या क्या खुलने वाला है, क्या क्या बंद रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। होटल खुलेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहने वाली हैं। मेट्रो भी बंद रहेगी। जरूर रेस्टोरेंट खुल सकेंगे अनलॉक 1 में और शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। इसके साथ ही धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन जिम बंद रहेंगे। करीब 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद अब सरकार की तरफ से कई तरह की ढील तो दी गई, लेकिन इसके साथ ही कई सलाह भी सरकार की तरफ से दी गई है। क्या है ये आपको बता रहे हैं कि 65 साल से ज्यादा के उम्र के लोग घरों में ही रहें, गर्भवती महिलाएं घरों में रहें, पहले से जो बीमार व्यक्ति हैं वे घरों में रहें और 10 साल से छोटे बच्चे भी घरों से बाहर न निकलें।
इसके साथ ही अनलॉक 1 में कई तरह की छूट भी दी गई है, लेकिन साथ ही में प्रतिबंध भी जारी है। मसलन मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, भीड़ नहीं लगानी है, शादी में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, अंतिम संस्कार में 20 लोग केवल जा सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी प्रतिबंध जारी है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन भी प्रतिबंधित ही है। 1 जून से 30 जून तक गाइडलाइन जारी रहेगी। 30 जून तक रात का कर्फ्यू जारी रहने वाला है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट खुल पाएंगे। 8 जून से ही धार्मिक स्थल खुल पाएंगे, शर्तों के साथ ये इन्हें खोला जाएगा। इसके साथ ही सैलून और धार्मिक स्थलों के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, ये 8 जून से खुलेंगे। शॉपिंग मॉल 8 जून के बाद खोले जाएंगे। औद्योगिक संस्थान कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही अब हो सकेगी। राज्य सरकार स्कूल कॉलेज खोलने के संबंध में फैसला ले सकेगी। मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल ये सब बंद रहने वाला है। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटे। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर। कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू शामिल होंगे। 1 बजे कांग्रेस में वे शामिल होने वाले हैं। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू शामिल होने वाले हैं। अभी तक तो ये बातें ही कही जा रही थी। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के ही काफी पुराने नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें निष्कासित पार्टी से कर दिया गया, क्योंकि पार्टी ने उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 1 हफ्ते में जवाब नहीं मिला तो निष्कासित कर दिया गया। और अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू शामिल होंगे। 1 बजे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं प्रेमचंद गुड्डू, ये वक्त तय किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, पहले कांग्रेस से बीजेपी और फिर बीजेपी से फिर वापस कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू आ रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू एक बार सामेर से और 2 बार आगर मालवा से विधायक रह चुके हैं और उज्जैन से भी वो सांसद रह चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीजेपी ने उनको निष्कासित भी किया था। ये विवाद तो अभी चल ही रहा है, लेकिन अब प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और सामेर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे या उपचुनाव होने हैं। वो तुलसी सिलावट को वो टक्कर देंगे। वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उनकी सिंधिया से नाराजगी रही है और तुलसी सिलावट को वो हराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है। वो इंदौर से भोपाल के लिए रवाना हो गए और आज ऐसा माना जा रहा है कि 1 बजे के लगभग वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और अब उनकी जो टिकट है वो सामेर से पक्की मानी जा रही है। कांग्रेस के वो प्रत्याशी सामेर से रहेंगे। ऐसे में तुलसी सिलावट जो बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे तो ये मुकाबला काफी रोचक रहेगा। साथ ही ये भी सूत्रों से खबर मिल रही है कि कुछ तुलसी सिलावट समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वो भी भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि अभी बहुत सारे कांग्रेसी थे जिनको बीजेपी में शामिल किया गया है और तुलसी सिलावट ने उनको कल ही शपथ दिलाई थी। कल परसों में कई जो कांग्रेसी थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही तोड़फोड़ भी लगातार जारी है। जी, तोड़फोड़ लगातार जारी है। और इस बीच ये खबर ये है कि कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू शामिल होने वाले 1 बजे का समय तय किया गया। कौन सदस्यता दिलाएगा? सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि प्रत्याशी का फैसला गुण दोष के आधार पर किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस में आ रहे हैं, बीते दिनों पीसीसी चीफ से उन्होंने मुलाकात भी की थी, क्या सामेर में ये माना जाए कि फाइट जो है प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट के बीच होगी? बिल्कुल, देखिए जहां तक बात है तब कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू तब भी आना चाह रहे थे जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी। लेकिन उसी समय सज्जन सिंह वर्मा और तुलसी सिलावट ने उनका विरोध किया था और इसी कारण से वो बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष अग्रवाल साहब, ये खबर आई कि कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू शामिल होने वाले हैं। आज 1 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे सदस्यता लेकर। डूबते हुए जहाज की सवारी करने के लिए एक ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने सबसे शायद कमजोर मौके पे है, वो वापस से कांग्रेस जा रहे हैं। हो सकता है उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको जो कारण बताओ नोटिस जारी किया था उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमने उनको निष्कासित कर दिया है। वो जहां भी जाए हमारे उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। जी, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या फाइट तगड़ी होने वाली सावेर में? ये कहा जा रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस उतार सकती है तुलसी सिलावट के सामने। देखिए, फाइट
होती है जब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी जन सरोकार की भूमिका को निभाने इस कोरोना में उतरते। फाइट तब होती जब कांग्रेस के पास नेता, नियत और नीति होती। इन तीनों के अभाव में ही कांग्रेस अप्रासंगिक साबित होगी। जी, लेकिन क्या तुलसी सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू का मुकाबला होगा, ये आपसे सवाल है। देखिए, दो चीजें मैं दोबारा कहता हूँ। ये जो मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे वो 15 माह चली कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों की जो सुशासन है उसके मुद्दे पे होंगे। तो कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है। एक ऐसा दल जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो, जो अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो, जिसने 15 साल के बाद मिली सरकार को सिर्फ हटो बचो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है। आपका भी शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि क्या प्रेमचंद गुड्डू को शामिल होने के बाद क्या उन्हें टिकट भी दिया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में